चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास पहली क्लास है 11th क्लास के हिसाब से। तो ये जो आज का हम क्लास रखे हैं, ये क्लास अपनी है अकाउंट्स के ऊपर। हम बात करेंगे इसमें अकाउंट्स 11th क्लास की। और हम इस पूरी क्लास के अंदर और जो भी आने वाली क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस में डीके गोयल सर की बुक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। और आगे जाके जो है जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके एमसीक्यूज वगैरह वीएसक्यूज वगैरह उन सबको भी सॉल्व करेंगे। ओके, परफेक्ट है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आपके इस 11th क्लास के अकाउंट्स के कोर्स में सीबीएसई पैटर्न में कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। इन चैप्टर्स को जो है मैंने 2 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो आपके पास में वो है थियोरेटिकल, और दूसरा पार्ट जो है वो है आपके पास में प्रैक्टिकल। देखो, अकाउंट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ही क्यों ना हो पूरा का पूरा, उसके पीछे भी कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स काम करते हैं, राइट। तो हमें उन सारे प्रिंसिपल्स को समझना होगा, तब कहीं जाके हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं। करेक्ट है ना। हम लोग इस पूरे आपके क्लास में इस पूरे कोर्स में क्या करने वाले मैं समझा दूं आपको। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो है और जो थियोरेटिकल चैप्टर्स सबको आपस में कंबाइंड कर दिया। क्योंकि अगर मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा ना सारे चैप्टर्स, तो आपको ऐसा लगेगा कि बोर होगा अकाउंट्स में आप। लेकिन अगर हमने एक एक मेथड को फॉलो किया, और वो मेथड क्या है, इन्वेंशन इज द मदर। यानी आप यूं कह लीजिए क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी पैटर्न पर हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके इसमें कौन कौन सी थियोरेटिकल चैप्टर्स आपके इसमें आने वाले हैं। पहले मैं आपको यहां बताता हूं जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है। वो सबसे पहला चैप्टर आपके पास आने वाला है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। की अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है, उसका मतलब क्या है, कहां कहां तक उसका स्कोप है, और वो किस तरीके से अप्लाई होती है, ये हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, जैसे आप लीगल में जाओगे ना, कुमकुम है ना। तो बेटा देखो क्या होता है, जब भी आप लीगल चीजों की बात करोगे वहां पे एक अपने वर्ड्स होते हैं जो लीगली यूज होते हैं। आप क्रिकेट की बात करते हो, क्रिकेट पे अपने वर्ड्स होते हैं जो वहां पर यूज होता है। कोई भी चीज हो उसकी एक ग्लॉसरी होती है, उसका एक पर्टिकुलर वर्ड्स होता है जिसके बारे में बात होती है। सेम वैसे ही यहां पर अकाउंटिंग में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन वर्ड्स को हमें प्राइमरीली समझना पड़ेगा। और जब हम उन सारे वर्ड्स को समझ जाएंगे ना, तब आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अकाउंटिंग कैसे फंक्शन कर रही है। ओके। इसके बाद हम लोग बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि कोई भी चीज बिना प्रिंसिपल के, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के चल नहीं सकती। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसके अलावा है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी आपके अकाउंटिंग का हिस्सा है कि कैसे अकाउंटिंग जो है उसका प्रोसेस क्या है, उसका बेस क्या है, किस उसकी फाउंडेशन क्या, और कैसे हमें उसको समझना होगा। ये सब चैप्टर्स आपके थियरी के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी आपका चैप्टर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर है आपका। इसके अलावा हम लोग अब बात करें प्रैक्टिकल चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि अगर आपके पास में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है अकाउंटिंग के बेसिक्स की, तो बहुत अच्छे से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इतनी आसान अकाउंटिंग, ट्रस्ट में। विद इन 15 डेज मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूं कि विद इन 15 डेज पूरी अकाउंटिंग आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। बस जैसा जैसा मैं कहूं 15 डेज तक वैसा वैसा फॉलो कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपका अकाउंटिंग में। ये मत देखिएगा सर स्कूल में ऐसा हो रहा है, स्कूल में वैसा हो रहा है, स्कूल में वैसा हो रहा है, नहीं। स्कूल की तरह से अकाउंटिंग करोगे कभी जिंदगी में आपको समझ में नहीं आएगी। रट्टा मारते रहोगे चीजों को लेकर, गोल्डन रूल्स ये होता है, ये रूल्स ये होता है। हम यहां पर किसी भी रूल को रट्टा मारने वाले नहीं है, सब कुछ हम लोग यहां पे समझने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, से यस और नो। यस सर। माइक अपना ऑन रख लिया आप ना। ओके। ओके सर। तो हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई मुझे लगता है तो वो ये चैप्टर जर्नल, जिसे कहते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज, जिसमें होती है। अगर मैं आपको एक बात बोलूं ना, अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया ना, इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया, तो यकीन मानकर चलिएगा 60 से 70% अकाउंटिंग खत्म हो गई यहीं की यहीं। और मैं सबसे ज्यादा टाइम जो है इसी चैप्टर को देने वाला हूं।
इसके अलावा मैं किसी भी चैप्टर को बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाला हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया ना, तो बस मैं आगे बोलूंगा ऐसा करके ऐसा होता है, और आपको पता वैसा क्यों होता है, लॉजिक्स पता होंगे, सब पता होगा, खुद ब खुद आप सारी अकाउंटिंग कर रहे होंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके। दूसरा चैप्टर जो हमारे पास में है प्रैक्टिकल लेजर, जिसे अकाउंट्स बनाना कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे यहां पर। बहुत आसान है, सिर्फ एक दिन का चैप्टर है ये। देखो क्वेश्चंस तो हम सारे करेंगे, हमें जो वक्त लगेगा ना वो वक्त लगेगा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर, बट चैप्टर को समझने में सिर्फ एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगला चैप्टर है आपके पास में ट्रायल बैलेंस, जो कि प्रैक्टिकल चैप्टर है। और ट्रायल बैलेंस मैं सच कहूं एक दिन में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। इतना आसान चैप्टर है, सिर्फ 5 मिनट्स में मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा ये कर दो और आप कर दोगे और आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है? ओके सर। अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और ये जो इनमें इसमें 3 चैप्टर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपको ये शुरू के 3 चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ये भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आता है जीएसटी। देखो अकाउंटिंग की अगर बात करूं ना, तो ये जो शुरू के आपने 4 चैप्टर आपने देखे ना, ये 4 चैप्टर, बस इन 4 चैप्टर पे ही आपको कंट्रोल करना है। अगर ये 4 चैप्टर कंट्रोल हो गए उसके बाद तो सब एडिशनल है, फिर तो सब आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। और वो चैप्टर है जीएसटी। सुना नाम जीएसटी का? पहले नहीं सुना आपने कभी? मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दी, यस साहब सर। सब यहाँ पे परेशान है, सुना है ऐसा कभी? यस सर। तो जीएसटी को पढ़ेंगे, जीएसटी को पढ़ेंगे, प्लस जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करनी है हमको, वो भी हम इसी कोर्स में सीखने वाले हैं 11th क्लास के अंदर। और देखो इसको है ना, मैं आपको एक बात समझाता हूं, इसको इस तरह मत लो कि आपको एग्जाम में इतने नंबर लेके आना, नहीं। इसको इस तरह लो कि मानो आप किसी की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप एक अकाउंटेंट हो। अगर आप इसको इस रूप में सीखोगे ना, अकाउंट्स में एग्जाम में तो 100 में 100 नंबर आएंगे ही आएंगे, वो तो गारंटी हो गई। लेकिन इसके अलावा अकाउंटिंग आपको इतनी प्यारी लगेगी ना कि कॉपी में नहीं, यू हवा में अकाउंटिंग कर दोगे आप, बोले ये ऐसा हो रहा तो यहाँ पे ऐसा करके ऐसा होगा। और आपके क्लास के बच्चे आपको देख रहे होंगे कि अरे कैसे कर रही है चीजों को, क्योंकि लॉजिक पता हमको होने चाहिए। ओके सर। इसके अलावा है कैश बुक, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला मेरे पास में सब्सिडरी बुक्स, ये सारे मेरे पास प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो कैश बुक हो गया हमारे पास में, डन है। बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे बैंक अकाउंट के बारे में, जैसे आपका भी अगर किसी बैंक में अकाउंट है आपका, यस सर। ओके, तो बस हम ये चेक करेंगे कि आपको जो लगता है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होने चाहिए, तो बैंक में 10,000 रुपए अगर नहीं है, 9,000 रुपए बैंक में रखे हुए हैं आपके, आपको लग रहा है 10,000 होने चाहिए, बैंक में 9,000 ही है, तो डिफरेंस कैसे आ रहा है? बस इसी डिफरेंस को हम चेक करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं BRS, बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। अच्छा इतना समझा दूं, इस चैप्टर का अकाउंटिंग से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं चैप्टर आपको स्टार्टिंग में सिखा दूं ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए अकाउंटिंग के किसी भी रूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ठीक है? ओके सर। ओके। आगे है हमारा डेप्रिसिएशन। क्या बोलूं, मतलब अकाउंटिंग का ये जॉइंट है, मॉन्स्टर है, यूं समझो आप। और इस मॉन्स्टर को आप 11th क्लास में गर्दन से पकड़ लेना, क्योंकि ओके एक बार अगर ये आपके गर्दन, मतलब इसकी गर्दन आपके हाथ में आ गई ना, बस फिर आपके आनंद मंगल हो गए। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर डेप्रिसिएशन 12th में भी आएगा, अगर आप ओके आगे बीकॉम करोगे तो उसमें भी आएगा, आप करोगे बीसीए तो उसमें भी आएगा, आप करोगे बीबीए तो उसमें भी आएगा, आप करोगे एमबीए उसमें भी आएगा, आप कुछ भी कर लो सब जगह चैप्टर आएगा। सर क्या सारे ओके चैप्टर सब जगह आते हैं? नहीं, सारे नहीं आते, पर ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर स्पेशली फोकस कर लेना। और देखते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे इसके बारे में आगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि आपने कोई अकाउंटिंग कर दी और उस अकाउंटिंग में देखो इंसान है, एंड टू एरर इज ह्यूमन, राइट। तो आप कोई काम अगर करोगे तो उसमें गलतियां हो सकती कि नहीं हो सकती, बताओ? यस सर, हो सकती है। हो सकती है ना। तो अब गलतियां हो गई, मिस्टेक्स हो गई, एरर्स हो गई, अब उन एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, रिपेयर करना है उनको हमको, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर। इसके अलावा आगे बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। और दैट्स इट, तो हमारे पास में ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं।
इतना समझ में आ गया? यस सर। एक मोटा मोटा एक रफली जो है आपको आइडिया लग गया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं इस क्लास के अंदर सब चीजों को? यस सर। परफेक्ट। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज बिजनेस। देखो अकाउंटिंग तो बहुत दूर की बात है, अकाउंटिंग तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो ये होता है ना कि भाई अगर कोई कहे कि आपको रिलायंस कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, या आपको इस पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी है, या आपको इनकी अकाउंटिंग करनी है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस तो सर। उसके लिए बिजनेस का होना जरूरी है पहले, है ना? यस सर। आप सबसे पहले कोई बिजनेस तो हो, अब उस बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन को लिखना ही अकाउंटिंग है, एक्चुअल में उनको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में कोई दुकान है, कोई शॉप वहां पर है, और वहां से आप सुबह सुबह दूध लेके आते हो या कोई सामान लेके आते हो, और आपका महीने का हिसाब चलता है उस दुकानदार के साथ में, है ना? तो वो क्या करता है, आपने आज दूध लिया 100 रुपए का, आपके नाम पे दूध लिख दिया 100 रुपए का, ऐसे करेगा ना वो? यस सर। ये जो रिकॉर्ड कर रहा है ना वो आपके नाम की चीजें, कि कितना क्या क्या सामान लिया, कितने का लिया, कब कब लिया, ये जो कर रहा है वो अकाउंटिंग ही कर रहा है एक्चुअल में। ओके सर। तो जो ये ट्रांजैक्शन हुआ ना, जो लेन देन हुआ कहीं ना कहीं, इसको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। बट अकाउंटिंग तो तब आएगी ना कुमम, मतलब कुमकुम की, जब बिजनेस होगा। भाई बिजनेस होगा तो माल बिकेगा, ट्रांजैक्शन होगा, और ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होगा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होगी। तो यस सर। अकाउंटिंग होने के लिए क्या होना जरूरी है? बिजनेस का बिजनेस। होना जरूरी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकली बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली बिजनेस स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि चीजें कैसे कैसे ऑपरेट हो रही है। और ये ना केवल आपको अकाउंटिंग में, बल्कि आपको आपके बिजनेस स्टडीज में भी फायदा करेगा, और आपको इकोनॉमिक्स में भी आपको फायदा करेगा। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। परफेक्ट। ओके। तो देखो मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई बंदा है, हमारे पास ये बंदा है, और ये सोचता है यार चलो ठीक है, एजुकेशन पूरी हो गई है, अब मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। मुझे क्या करना है? बिजनेस। बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो सबसे पहले दिमाग में आइडिया क्या आता है कि यार बिजनेस तो करना, कौन सा बिजनेस करूं, यही होता है ना? यस सर। तो इस बंदे ने सोचा कि एक काम करते हैं, एक मोबाइल शॉप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक मोबाइल शॉप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बड़ा शोरूम खोलेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इतना क्लियर है? ओके सर। यस सर। बट क्या सोच लेने से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है क्या? नो सर। पैसा लगाना पड़ता है, पहले पहले एस्टिमेशन करना पड़ता है कि यार इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इतने बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। एक छोटी सी टी स्टॉल जो आपके घर के आसपास कहीं होगी, उसको भी स्टार्ट करने के लिए ना 10 15 20 हजार रुपया खर्चा आ जाता है। सही है? यस सर। आपको प्राइम लोकेशन पे इतनी बड़ी दुकान आपको खोलनी है, शॉप आपको ओपन करनी है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लीजिए इस पूरे शॉप को ओपन करने में, ऐसा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं एक बार, 1 मिनट। ओके। मान लीजिए इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपीज का की रिक्वायरमेंट है। कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? वन 1 लाख। लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सबसे पहले एस्टिमेशन होता है कि यार इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितने रुपए चाहिए। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो आपके घर में शादी है। अब मान लो आपके घर में शादी है, तो सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, यार शादी होगी तो शादी में लगभग लगभग कितना कितना खर्चा आ जाएगा, ये केटरिंग में इतना खर्चा आ जाएगा, ज्वेलरी में इतना खर्चा आ जाएगा, इनमें इतना खर्चा आ जाएगा, उसमें इतना खर्चा आ जाएगा, गार्डन में इतना खर्चा आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना? यस सर। पूरा एस्टिमेशन करने के बाद दिमाग लगा कि यार 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ऐसा ही होता है। अब यस। उस जो वो खर्चा होगा, जो पैसा स्पेंड आपका होगा, उसका पहले अरेंजमेंट होता है, उसका प्रोक्योरमेंट होता है। ठीक यस है। सर। अब क्या होगा कि ये जो बिजनेसमैन है, इसने क्या किया, 10 लाख रुपए निकाल कर इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यानी इसने बिजनेस स्टार्ट किया। इतना समझ में आया? यस सर। अब ध्यान से समझना, ये कौन है? बिजनेसमैन। हु इज ही इज अ बिजनेसमैन। और ये यस इसका सर। क्या है? बिजनेस। ये इसकी दुकान जो इसका क्या है? बिजनेस। तो यस सर। बिजनेसमैन बिजनेसमैन जब भी कोई पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में लगाता है, इस ओके सर। अमाउंट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। ये समझ में आया क्या?
Yes, sir. any amount which is invested by a businessman into a business is known as capital. ये क्लियर हुआ? Yes, तो sir. कैपिटल में किसको कहूंगा समझ में आ गया? Yes, sir. तो एक काम करो, एक बार डेफिनेशन भी लिख लो इसकी कॉपी में, नोटबुक आपके साथ में है ना? Yes, sir. वेरी नाइस। तो नोटबुक साथ में लेकर बैठिए और एक नोट लिखिए फटाफट से। Yes, sir. कैपिटल इज इक्वल टू, Yes, sir. the amount which is invested Yes, by sir. a businessman into a business, by a businessman into a business to start Yes, sir. a business, to start और लिखिए to start or expand a business, to start or expand a business, Yes, sir. comma, is known as capital, is Yes, known sir. as capital। Okay, sir. डन है इतना? Yes, sir. परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिखा है, क्या आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. ये लिखा Business. हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट? दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, साथ में थियोरेटिकल भी चीजों को कवर कर रहे हैं, ताकि हमको कहानी के रूप में पूरा समझ में आ जाए। Okay, अब sir. ये जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है पहले वो सुन लो। ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन हमारा है ना, Yes, sir. बिजनेसमैन एंड बिजनेस, बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है हमारा, और ये कौन है? ये बिजनेस है हमारा। ओके? Yes, sir. तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट मुझे कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बात समझ में आ गई? बिजनेस Yes, sir. एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये वाला, कि बिजनेसमैन और बिजनेस ये दो अलग अलग बातें हैं, और हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे, हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस को ध्यान में रख के करेंगे, हमें बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है। Okay, sir. ये क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. हमें कोई मतलब नहीं है बिजनेसमैन अमीर है गरीब है काला है गोरा है कैसा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो यह मतलब है कि साहब किसी भी ट्रांजैक्शन से इस बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, दैट्स इट। हमारा प्राइम फोकस हम जो अकाउंटिंग पे करेंगे वो कहां होना चाहिए? बिजनेस पे कि Business. बिजनेसमैन पे? Business. बिजनेस पर होना चाहिए, दैट्स इट। बस हमें ये फोकस रहा है। ये समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. तो लिखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखो। अब आप Yes, sir. लिखिए इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept, business and businessmen, according to this concept, business and businessmen are two different things. Business and businessmen are two different Yes, things, sir. and we do accounting, and we do accounting keeping in mind, and we do accounting keeping in mind the Yes. business, not the businessman, and we do accounting keeping in mind the business, not the businessman। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके अच्छा, अब एक चीज देखो, मैं जो भी आपको लिखवा रहा हूं ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं, ठीक Yes, है? sir. ताकि आपको समझ में आ जाए। बाद में हम लोग बुकिश लैंग्वेज वाली लैंग्वेज भी देख लेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके चलो हम आगे चलते हैं। अब कैपिटल, इसे कहते हैं कैपिटल। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इनटू अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल Capital. इफ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस और एक्सपेंशन ऑफ द Expand बिजनेस, the. है Yes, ना? sir. बिजनेस को एक्सपेंशन, उसको एक्सपेंड करने के लिए अगर आपने किया। अब मुझे एक चीज समझाओ, एक चीज मुझे बताओ अच्छे से, कि जो पैसा बिजनेस में आ गया, पैसा
बिजनेस में आ गया, तो सबसे पहले बिजनेस वाला अपनी पूरी व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा, पूरा अरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा। यस सर करेगा। अब एक बिजनेस को खुलने के, एक दुकान मान लो, एक शॉप है, एक शॉप को खुलने के लिए मान लो हमको मोबाइल शॉप खोलनी है, और हमें यह है कि हम किसी किराए की दुकान पे नहीं करेंगे, हमें तो खुद का ही चाहिए सब कुछ। तो हमें क्या यस करना सर। पड़ेगा, पहले एक ओपन लैंड हमको परचेस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। हमें पहले लैंड परचेस करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, मान लो हमारे पास में, हमने जो है 1 लाख रुपीज हमारे पास में कैपिटल का अमाउंट आया था। कितना अमाउंट आया था, 1 लाख रुपीज का कैपिटल का हमने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया था, है ना। यस सर। अब हमने क्या किया, उस 1 लाख रुपए में से क्या किया, 10,000 रुपए के हमने एक जमीन परचेज की पहले। यार हमें दुकान बनानी है, शॉप बनानी है, तो जमीन तो होनी चाहिए ना हमारे पास, लैंड तो होनी चाहिए हमारे पास में, या नहीं होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया, इस पे हमने बिल्डिंग बनाई, जमीन परचेज की 10,000 रुपए की, 10,000 रुपीज की। अब हमने उस पर बिल्डिंग बनाई, मान लो बिल्डिंग जो है, मान लो 15,000 की हमने उस पर बिल्डिंग बनाई। ओके सर। ऐसा इतने इस पे खर्च हो गया। अब चलो जमीन आ गई, बिल्डिंग बन गई, अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में लगाना पड़ेगा फर्नीचर दुकान में, या ऐसे ही बिक जाएगा। मैं पूरा शोकेस बनाना पड़ता है ना दुकान के अंदर तो। यस सर। अब मान लीजिए 15,000 रुपीज का आपने जो है फर्नीचर आपने परचेस कर लिया। कितने रुपए आए ओके। थे बिजनेस में, 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख। 1 लाख में से कितना स्पेंड कर दिया आपने, 40,000 स्पेंड कर दिया आपने। यस सर। अब कितना बचा, 60,000 बचा अभी भी, ओके। अब दुकान चलाओगे तो स्टॉक तो होना चाहिए दुकान के अंदर, बेचोगे क्या। यस सर। दुकान खाली होगी तो कोई कोई क्या परचेज करेगा, है कि नहीं है। तो अब यस हमने सर। क्या किया, स्टॉक परचेज किया, हमने क्या किया, स्टोव। स्टॉक परचेज किया। मान लो स्टॉक हमने 10,000 रुपीज का स्टॉक परचेज कर लिया स्टार्टिंग के अंदर, डन है ओके इतना। सर। यस सर। अब कितने बच्चे हमारे पास बचे, 50,000 रुपीज, 50,000 स्पेंड कर दिए, और बचे हमारे पास कितने, 50,000 रुपीज, ओके। अब हमने क्या किया, कुछ कैश जो है, मान लो हमने क्या किया, इसमें से 20,000 रुपीज का कैश अपने पास रख लिया, ठीक है। ओके। और बाकी का अमाउंट जो है 30,000 रुपीज हमने बैंक में जमा करा दिया। भाई कई बार ऐसा होगा ना, हमारा बैंक में अकाउंट तो होना चाहिए ना। अब मान यस लो सर। हम लोग माल बेचेंगे, मान लो गुड सेल करेंगे, तो जो बंदा आएगा पेटीएम करो, तो पेटीएम करेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में जाएगा ना। तो कहीं ना यस कहीं सर। आपको एक बैंक अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, या नहीं खोलना पड़ेगा। यस सर। और 20,000 रुपीज जो अपने पास पे आपने गले में रख लिया अपने पास में, कि ठीक है यार, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी नीड होगी, कोई पैसा पेमेंट करना होगा तो हाथ हाथ यहां से पेमेंट कर देंगे। ये क्लियर हुआ, यस। यस ओके। सर। तो इस तरीके से जो हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में आए थे, उसको हमने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। ये बात समझ में आ गई। यस सर। जो पैसा आपके पास में कैपिटल के रूप में आता है, उसको जो आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो, ये जो आपने इसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया ना पूरे पैसे को, यस सर। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। जैसे आपका घर है तो आपकी प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई। यस सर। आपके घर में टीवी है तो आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं वो। यस सर। फ्रिज आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। यस सर। तो ये क्या है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो गई। ओके सर। क्लियर हुआ। यस सर। बिजनेस की प्रॉपर्टीज को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेट्स। एसेट्स कहते हैं। है तो ये प्रॉपर्टीज ही, लेकिन जैसे आपका नाम कुमकुम है, यस सर। उसका घर पे आपको कुछ कुमकुम या मान लो कुछ और नाम से आपको बुलाते हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। यस सर। लेकिन ऑफिशियल नेम, मतलब जो आपका स्कूल नेम है, वो तो कुमकुम नाम है आपका। यस सर। ठीक वैसे ही ये सारी प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन अकाउंटिंग में इस प्रॉपर्टीज को हम लोग एसेट के नाम से बुलाते हैं। ओके इतना सर। समझ में आ गया कि एसेट्स क्या होती है। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ इस चीज के अंदर, कि चलो ये सब चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज समझ में आपको आ गई। मुझे एक चीज समझाओ, एक चीज समझाओ, कि ये जो बिजनेसमैन था, जो हमने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग बातें हैं, बोलो है कि नहीं है। यस सर। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसको ध्यान में रख के करते हैं, बिजनेसमैन को कि बिजनेस को, बिजनेस। बिजनेस को करते हैं। चलो ठीक है, तो ये दो अलग अलग पर्सन हो गए अपने आप में, ये अलग है ये अलग है। यस सर। तो सोच कर देखो कि जो इस बिजनेसमैन ने, दिमाग लगा के देखो, कि जो इस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे,
जब Yes, sir. आपने बिजनेसमैन को अलग मान लिया और जब बिजनेस को आपने अलग मान लिया, तो जो 1 लाख रुपए बिजनेस में जो लगे हैं, क्या ये 1 लाख रुपए, क्या ये 1 लाख रुपीज बिजनेस के है क्या? No, sir. किसके है फिर ये? Businessman के. बिजनेसमैन के हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना आप अपनी क्लास में देखना लोगों को क्लियर ही नहीं होगा। अभी आपने कहा कि सर बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और ये जो 1 लाख रुपए लगे हैं बिजनेस में, ये बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किए, तो ये पैसा बिजनेस का तो नहीं है, ये है। No, sir. अच्छा, जब भी ये बिजनेसमैन ये अपना 1 लाख रुपया इस बिजनेस से वापस मांगेगा, तो बोलो बिजनेस को देना पड़ेगा या देना पड़ेगा? Sir देना पड़ेगा. बस अब आप समझ गए अकाउंटिंग का एक और टर्म, कि कोई चीज आपके पास है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वो आपकी नहीं है, और आपको उसको वापस करना पड़ेगा जब भी वो दूसरा बंदा मांगेगा, तो Okay, इसे sir. लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? Liability. लाइबिलिटी कहते हैं। इसको यूं समझो, आपकी फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड का नाम बताओ मुझे, कोई भी एक फ्रेंड का नाम। महक. महक, ओके। अब महक ने क्या किया कि महक ने मान लो, क्या बोलते हैं, मान लो आपके पास टिफिन बॉक्स नहीं, मान लो एक बार आपके लिए, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए मान लो, ठीक है। Okay, अब sir. महक ने आपको अपना टिफिन बॉक्स दे दिया, बोला कुमकुम एक काम कर, तू है ना ये रख ले टिफिन बॉक्स से, जब तक तेरे पास नया नहीं आता तो उसको यूज कर ले, ठीक है। Okay, sir. बट मान लो आपने 2 दिन उसको यूज किया, और मान लो थर्ड डे आके महक ने कहा आपको, कुमकुम यार वो टिफिन मेरा वापस कर, मेरे को जरूरत पड़ रही है, तो बोलो आपको Okay, वापस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? sir करना पड़ेगा. वो आपका टिफिन बॉक्स जो आपके पास है, जो आपका नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो चीज किसी और की है। Yes, बात sir. समझ में आई? Yes, sir. नहीं समझ में आई? सर आगे. अच्छा, जो चीज आपकी है उसको आप चाहो जैसे यूज करो, तोड़ो मोड़ो फेंको कुछ भी करो, Yes, उसे sir. कहते हैं एसेट। उसे क्या कहते हैं? Asset. एसेट। जैसे मान लो आपके घर में फ्रिज है, Yes, अब sir. जो फ्रिज है, क्या वो फ्रिज आप मेरे कहने से ओपन करोगे क्या? मतलब इसको ओपन मत करो, इसको बंद मत करो, इसे चालू मत करो, आप क्या बोलो, सर हेलो हमारी चीज है सर, ये आपकी नहीं है, ऐसे बोलोगे ना आप? Yes, sir. तो वो आपकी एसेट है। अब मुझे बताओ, आपका घर है, आपके घर की दीवार पे आप ऐसे ऐसे कुछ भी पेन से कर दो, है ना, आप उस पे Yes. कोई वॉलपेपर लगा दो, कुछ भी कर दो उसके ऊपर, मैं कुछ बोल सकता हूं क्या? No, sir. अगर बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर हमारी चीज है हम कुछ भी करें? Yes, sir. इसे एसेट कहते हैं। Okay, sir. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो आपका जो घर है वो क्या है आपकी? Asset. वेरी नाइस। आपका फ्रिज क्या है आपकी? Asset. आपका टीवी क्या है? Asset. बस आपका जो बैग है, स्कूल बैग है, वो आपकी क्या है? Asset. आपकी जो बुक्स है वो क्या है? Asset. लेकिन मैंने अपनी बुक आपको दी अकाउंट्स की 2 दिन पढ़ने के लिए, वो liabilities हो गई. वो लाइबिलिटी हो गई आपकी। अब आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है क्या? Yes, sir. जो चीज मेरी है मैं चाहूं उसको वैसे यूज करूंगा, क्या बोलेंगे? एसेट। Asset. जो चीज मेरी नहीं है, ये Liabilities. दूसरे की है, और जब वो मांगेगा मुझे वापस करना पड़ेगा, तो ये क्या है? Liabilities. लाइबिलिटी है। अब मैं इसको और आपको समझाता हूं, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। आपने आईसीआईसीआई बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, Yes, sir. क्यों लिया? घर बनाने के लिए होम लोन लिया आप 10 लाख रुपए का। Okay, sir. अब 10 लाख रुपए आपने किससे लिए हैं? बैंक से. बैंक से लिए हैं आपने। ये 10 लाख रुपए आपके हैं क्या? No, sir. किसके हैं ये? बैंक के. और जब बैंक आपसे पैसा वापस मांगे, देना पड़ेगा देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा. तो ये बैंक लोन क्या है, आपके एसेट है क्या? No, sir. Liabilities. एग्जैक्टली exactly. लेकिन उस 10 लाख रुपए से जो आपने घर बनाया है ना, वो आपकी एसेट है। Yes. बात समझ में आ गई? Yes, sir. बैंक आपका घर नहीं छीन सकता। बैंक 10 लाख रुपए ले सकता है आपसे, पर बैंक आपसे घर नहीं छीन सकता, याद रखना इस बात। Yes, sir. बात क्लियर हो गई? ठीक यही कॉन्सेप्ट आपको अकाउंटिंग में लगा के चलोगे, अकाउंटिंग यूं समझ में आएगी कि बिजनेसमैन ने
बिजनेस ने अच्छा, आप हो बिजनेसमैन, ठीक है, अपने आप को बिजनेसमैन मान लो आप, ठीक है, और Yes, मुझे sir. मान लो बिजनेस। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए Yes, sir. और मैंने इस 1 लाख रुपए से 10,000 की जमीन परचेज कर ली, टेन Yes, थाउजेंड sir. रुपीज की बिल्डिंग बना ली, उसके ऊपर कुछ और उस पर कर लिया। क्लियर है? Okay. Yes, sir. अब बताओ, जो ये 1 लाख रुपए आपने मुझे दिए, ये 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या है? Liabilities. लाइबिलिटी है। ये कैपिटल क्या होते हैं? हमेशा लाइबिलिटी होती है। क्लियर है? Yes, sir. और जो मैंने उसे प्रॉपर्टीज बनाई वो सब मेरी क्या है? एसेट है। इतना क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. तो जो कैपिटल है, जो कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि एसेट है? Yes, sir. जो कैपिटल, जो बिजनेसमैन ने, इस भाई ने 1 लाख रुपीज बिजनेस में लगाए थे, Yes, sir. Sir, ये वन liabilities. लाख रुपीज बिजनेस के लिए, जो ये जो कैपिटल है, ये क्या है? कैपिटल है। तो ये Yes, कैपिटल sir. बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि एसेट है? Sir, liabilities. बस। अब अपनी क्लास में जाना, पूछना, 1 महीने बाद ही पूछना। बहुत बच्चों को ये तक समझ में नहीं आएगा कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होती है। Okay, sir. अब चेक कर लेना मैं क्या बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना। आप Yes, sir. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ते हो, आप दिल्ली में हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, sir. आप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पूरे आपके अच्छे से? Yes, sir. वेरी नाइस। कुछ भी इसमें याद करना पड़ रहा है कि आपको? No, sir. हम अकाउंटिंग पूरी ऐसे ही करने वाले, हम पूरी थियरी भी ऐसे ही करने वाले हैं। Okay, sir. ठीक है? डन? Yes. Yes, ओके, sir. चलो अब हम आगे चलते हैं। कहीं पर भी डाउट आपको आए मुझे बोल देना एक बार। Okay, sir. तो हमने पूरी एसिड बनाई थी सारी इससे बना के। Yes, अब sir. मैं एक काम करता हूं, ये तो मैंने ऐसे रफली पूरा पूरा काम कर दिया, थोड़ा इसको मैं एक काम करे, टेबल बना के उस पर पूरा सेट कर दे इसको। एक बार हम लोग एक काम करें तो, आप कहो तो Yes, sir. इसका डेकोरेशन करते हैं एक बार, है ना? इसका डेकोरेशन करते हैं, इन्हीं सब चीजों का हम डेकोरेशन करते हैं एक बार, देखिएगा। Okay, मैंने एक sir. टेबल बनाई इस तरीके से, देखो टेबल कैसे बन रही है, देखो आप ध्यान से देखना टेबल को, ठीक है? Okay, sir. देखो टेबल इस तरह से मैंने टेबल बना दी। क्लियर है पूरा ये? Yes, sir. अपने कॉपी में टेबल बनाओ इस तरीके से, एक बार आप साथ में Okay. करो। Yes, sir. डन? पूरा हो गया? Yes, sir. अब जो लाइबिलिटी है बिजनेस की, उन Yes, sir. सबको मैं यहां लिखूंगा एक बार। Okay, sir. और जो उसकी एसेट है, Yes, उन sir. सबको मैं यहां लिखूंगा। Okay, sir. उसका नाम यहां पे आएगा और उसका वो कितने रुपए की अमाउंट उसका यहां पर आएगा। Okay, sir. जो लाइबिलिटी उसका नाम यहां पर आएगा और वो Okay. कितने रुपए की वो यहां पर आएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. परफेक्ट। तो कैपिटल जो है वो मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. यहां लिखूं कि यहां लिखूं? यहां? Sir. Yes, sir. वेरी नाइस, ओके। तो मैंने कैपिटल को जो है यहां पे लिखा। Yes, sir. कितने रुपए की कैपिटल थी बताना मुझे? 1 लाख रुपीज की कैपिटल थी। ये दिख Yes. रहा है आपको बोर्ड पे? Yes, sir. 1 लाख रुपए से कैपिटल थी। अब मैंने इस 1 लाख रुपीज की कैपिटल से सबसे पहले लैंड परचेज की कि नहीं की? वो 10,000 रुपीज की Yes, sir. मेरी एसेट है कि नहीं है? Yes, sir. तो यहां लिखूं क्या? No, sir. Liabilities. यहां What does it mean? एसेट्स में लिखूं, इधर लिखूं? ओके। Yes, सर. तो लिखा लैंड, मैंने लैंड कितने रुपए की थी? 10,000 रुपीज की लैंड मैंने परचेज की थी, यहां मैंने लिख दिया। क्लियर है? Yes, sir. फिर मैंने बिल्डिंग परचेज की थी 15,000 आई बिलीव, राइट? Yes, sir. उसके बाद मैंने जो है फर्नीचर परचेज किया, कितने का? 15,000 का मैंने परचेज किया फर्नीचर। Yes, sir. इसके बाद मैंने स्टॉक परचेज किया, कितने का? 10,000 का आई बिलीव। Yes, sir. उसके बाद मैंने कैश रखा अपने पास शायद 20,000 रुपीज का। Yes, sir. और मैंने जो बाकी 30,000 रुपीज है वो बैंक में जमा करा दिए, अकाउंट खुलवा के अपना बैंक में। Yes, ये sir. पूरा क्लियर हो गया? Yes, sir. जितना पैसा मेरे पास आया लायबिलिटी के रूप में, उसको मैंने यहां पे ऐसे इन्वेस्ट कर दिया पूरा। Yes, sir. अब मुझे एक चीज समझाना, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। जितना पैसा मेरे पास आएगा लायबिलिटी के रूप में, Yes, अगर sir. मेरे पास 1 लाख रुपए आया है मेरे पास में,
तो क्या मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा की एसेट परचेस कर सकता हूं क्या कभी? नो सर। कैसे करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपके पॉकेट में 100 रुपए है, तो आप 150 रुपए कैसे खर्च कर लोगे? यस सर। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लायबिलिटी यहां का टोटल अगर मैं लगाऊंगा, तो ये और इसका टोटल बोलो इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ मुझे एक बार। यस सर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। काउंट को 10, 15, 30, 40, 50 और पूरा 1 लाख रुपीज हो गया। करेक्ट है? यस सर। बस आपने यही काम करना है। तो इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो मैंने लिखा है लाइबिलिटीज। ओके सर। क्लियर? और यस यहां सर। पे क्या आएगा? यहां पे आएगा अमाउंट कि जो लाइबिलिटी उसका अमाउंट कितना है। जैसे कैपिटल लाइबिलिटी उसका अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज का, मैंने उसके आगे लिख दिया। यस सर। और ये साइड कौन सी है? एसेट। एसेट्स है, तो मैंने लिखा यहां पे एसेट्स। यस सर। और यहां पे उसका अमाउंट आ गया। ये क्लियर है पूरा? यस सर। बेटा इस पूरी टेबल को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैलेंस शीट। ओके सर। समझ में आया? यस सर। और मैं बच्चे आपको एक चीज बता दूं अच्छे से, बैलेंस शीट एक वो मॉन्स्टर है, जायंट है अकाउंटिंग में, जो किसी का मैच नहीं होता। 90% प्लस बच्चों की अकाउंटिंग में बैलेंस शीट मैच नहीं होती। ओके सर। अब मुझे बताओ कुछ भी टफ है क्या इसके अंदर? नो सर। क्योंकि आपने उसका जो वीक पॉइंट वो बनता कैसे वो समझ में आ गया आपको एक्चुअल में। इसलिए अब आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी, ये मानकर चलना। ओके सर। इतना पूरा क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट? अभी तो जो पढ़ा है मैंने, नो सर। आज हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे आज हम। आज हमने बहुत चीजें कवर की है, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। यस सर। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा हम कितनी चीजें कवर कर जाएंगे इस पूरी क्लास के अंदर। तो ये आज हमने सब चीजें पढ़ी हैं। कल हम इसको अब आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी रैप अप द क्लास। सर नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अकाउंटिंग को ऐसे ही पढ़ना। समझ में आ रही क्लास? आज की क्लास अच्छी यस लगी? सर। यस सर। अब जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कहीं कोचिंग पे जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई बेनिफिट है? नो सर। है ना? और दूसरी बात, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। ओके सर। तो आप वापस से पूरी क्लास को रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो, बार बार सुन सकते हो मैंने कहां पर क्या बोला है, और जो है अपने नोट्स को और प्रॉपरली आप बना सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलो अब बाकी कल करें। यस सर, थैंक यू ओके सर। बेटा, मोस्ट वेलकम बेटा।